कभी भारत के नक्शे को ध्यान से देखा है? हम सब ने देखा है, राज्य, उनकी राजधानियां, सीमाएं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये नक्शा, ये जो लकीरें हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी? असल में ये नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा दस्तावेज की तरह है, जिसे वक्त और संविधान ने मिलकर बार बार लिखा और संवारा है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? कैसे हमारी संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती हैं, यहां तक कि एक राज्य को तोड़कर दो भी बना सकती है, और वो भी बिना उस राज्य की आखिरी सहमति के? ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। तो चलिए आज इसी शक्ति की जड़ तक पहुंचते हैं। इस पूरी पहेली का जो पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है वह हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 1 में। यह कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अब सुनने में यह बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इन शब्दों में बहुत बड़ी ताकत छिपी है। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता, ये अविनाशी है। हाँ, इसके अंदर के राज्य, मतलब जो इसके हिस्से हैं, वो बदले जा सकते हैं, वो विनाशी हैं, लेकिन कोई भी राज्य इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। और यहीं पर एक और मजेदार बात सामने आती है। संविधान दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। एक है भारत का संघ और दूसरा है भारत का राज्य क्षेत्र। देखिए, भारत का संघ मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य, लेकिन जब हम भारत का राज्य क्षेत्र कहते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें राज्य तो आते ही हैं, साथ में केंद्र शासित प्रदेश और वो इलाके भी आते हैं जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी दूर की सोची थी। तो आज भारत के नक्शे के इस दिलचस्प सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम राष्ट्र की नींव को जानेंगे, फिर देखेंगे कि संसद को ये शक्ति कहां से मिलती है। उसके बाद बात करेंगे रियासतों को एक करने की चुनौती की, फिर राज्यों के महान पुनर्गठन की, और आखिर में देखेंगे कि तब से लेकर आज तक भारत का नक्शा कैसे लगातार बदलता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक राष्ट्र की रूपरेखा। और इस पूरी सोच को समझाने के लिए संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बेहतर कौन हो सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत कोई अमेरिका जैसा फेडरेशन नहीं है जहां अलग अलग राज्य एक समझौते के तहत साथ आए हों। नहीं, भारत हमेशा से एक था, एक है और एक ही रहेगा। राज्यों को तो सिर्फ प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो क्यों का जवाब तो मिल गया। अब आते हैं कैसे पर। आखिर संसद के पास वो कौन से संवैधानिक औजार हैं जो उसे भारत के नक्शे को बदलने की ये जबरदस्त ताकत देते हैं। ये सारी शक्ति मुख्य रूप से 3 आर्टिकल से आती है। आर्टिकल 2 संसद को शक्ति देता है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, मतलब जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। आर्टिकल 3 अंदरूनी बदलाव के लिए, यानी मौजूदा राज्यों को तोड़ना, जोड़ना, उनकी सीमा बदलना या उनका नाम बदलना। और सबसे हैरान करने वाली बात आती है आर्टिकल 4 में। ये कहता है कि इतने बड़े बदलाव करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे संसद एक साधारण कानून की तरह पास कर सकती है। तो ये असल में होता कैसे है? देखिए, प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल लाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, संसद राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो राय सुन सकती है, पर आखिरी फैसला संसद का ही होता है। और फिर संसद इसे एक साधारण बहुमत से पास कर देती है, कोई खास बहुमत की जरूरत नहीं। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में ये सब कैसे हुआ? चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, साल 1947 में, जब भारत का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था। यह हमारा तीसरा हिस्सा है, एक अखंड संघ का निर्माण। सोचिए, आजादी के वक्त भारत 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, एक पहेली की तरह। इन्हीं में से एक थी जूनागढ़। वहां के नवाब ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन वहां की जनता, उनका दिल तो भारत के लिए धड़कता था। तो क्या हुआ? लोकतंत्र का इस्तेमाल हुआ, एक जनमत संग्रह कराया गया और लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। नतीजा, जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। फिर एक और बड़ी चुनौती थी हैदराबाद। भारत के ठीक बीचों बीच वहां के निजाम एक आजाद मुल्क का सपना देख रहे थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जो भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो ऑपरेशन पोलो नाम की एक पुलिस कार्रवाई के जरिए हैदराबाद का भारत में विलय कर दिया गया। और फिर आती है कश्मीर की कहानी, जो हमेशा से थोड़ी जटिल रही है। वहां के महाराजा हरि सिंह भी एक आजाद रियासत चाहते थे, लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो गया और उनका सपना एक बुरे ख्वाब में बदलने लगा। अपनी रियासत और अपनी जनता को बचाने के लिए उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, और इस तरह कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। रियासतों के एकीकरण के बाद भारत के नक्शे की कहानी में एक नया मोड़ आया। ये था महान पुनर्गठन का दौर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं को फिर से खींचने का समय। देखिए, आजादी के फौरन बाद जो भारत का नक्शा था वो आज जैसा साफ सुथरा नहीं था। राज्य पार्ट ए, बी, सी और डी ऐसी 4 अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। ये बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम था जिसे चलाना मुश्किल हो रहा था। तो ये तो तय था कि इस नक्शे को बदलना पड़ेगा। शुरुआत में देश के नेता भाषा के आधार पर राज्य बनाने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। धर कमीशन हो या जेवीपी कमेटी, सबने यही कहा
लेकिन जनता की मांग बहुत प्रबल थी। 1952 में पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 56 दिन की भूख हड़ताल की और अपनी जान दे दी। उनके इस बलिदान ने एक चिंगारी को आग में बदल दिया। सरकार पर भारी दबाव बना और 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना। बस यहीं से रास्ता खुल गया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कहानी 1956 में खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि भारत का नक्शा कैसे लगातार बदलता और विकसित होता रहा। जैसा मैंने कहा, 1956 तो बस शुरुआत थी। देखिए, 1960 में बॉम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। साल 2000 में हमें 3 नए राज्य मिले, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और फिर 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का सबसे नया राज्य बना। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही है और ये बदलाव हाल के सालों में भी जारी रहे हैं। 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और फिर 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो रियासतों को एक करने से लेकर भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने और हाल के बदलावों तक, इस लंबे और दिलचस्प सफर के बाद आज का भारत हमारे सामने है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक मजबूत और जीवंत संघ। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। भारत का नक्शा एक बहती नदी की तरह है जो समय के साथ अपना रास्ता बदलता रहता है। तो विनाशी राज्यों के इस अविनाशी संघ के तौर पर भारत के नक्शे का भविष्य क्या है? क्या हमें और नए राज्य देखने को मिलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की लोकतांत्रिक और बदलती प्रकृति को दिखाता है, और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।